हेलो हेलो। शुरू करें। तो फर्स्ट लाइन बैठिए। कितना नंबर तक हुआ है? 88 से चालू करना था ना, इससे आगे चलना था। लवण युक्त जल, हल्ला नहीं करेगा, तुरंत शांत हो जाओ। चलो थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर देना। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम समुद्री जल की बात करें तो वहां जंग ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा की कम? अब कहता है चला ईस्ट, कौन? गौर फरमाइएगा, ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 को चेंज करता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। पता चला यह अभिक्रिया है किण्वन की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? किण्वन की, तो ये C6H12O6, इसको हम लोग जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? या ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O में बदलता है। बोलो हाँ। यही इथाइल अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया है जो जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में होता है। और इसमें कहेगा कौन सी गैस निकलती है? कहेंगे CO2। तो कहता है ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सुक्रोज एवं इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। एक चीज और जान लो, किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि किण्वन का मतलब होता है सड़ना। किण्वन का मतलब क्या होता है? चला कोई भी चीज अगर सड़ेगा तो क्या फिर से वो पदार्थ बन पाएगा? किण्वन एक प्रकार का सड़न भी है। हो गया? यह एक कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और इसका अर्थ क्या होता है? सड़ना। तो सड़ जाएगा तो क्या फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। पढ़े? फिर कहता है चला कि बताओ, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। क्या कहलाता है? तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्छावसन। उच्छावसन या निःश्वसन। उच्छावसन या इसी को हम लोग कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? चला निःश्वसन। सांस लेना अंतःश्वसन और छोड़ना उच्छावसन या निःश्वसन। कौन सी ऐसी गैस है जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं? जितना लेते हैं उतने छोड़ते हैं। नाइट्रोजन। लिख लो। श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की क्या प्रक्रिया में नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहता है। नाइट्रोजन क्या रहता है? बढ़ता कौन है? बढ़ता कौन है? चला यही अगर कहता है ऑक्सीजन जो है वो घटता है, ऑक्सीजन क्या होता है? घटता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बढ़ता। क्या अपरिवर्तित रहता है? नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बढ़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? घटता है। इसका मतलब हम लोग उपयोग किसका करते हैं? ऑक्सीजन का, तब ना घट जाता है। किसका उपयोग हम लोग नहीं करते? नाइट्रोजन का। कौन हमारे अंदर से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हमारे अंदर से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से आता है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर पूछेगा तो कहेगा बताओ कौन हमारे अंदर से आता है? कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बताओ किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। कौन हमारे शरीर में उपयोग कर लिया जाता है? ऑक्सीजन। क्योंकि उपयोग होता है तो ना घट जाता है। अगला कहता है अंतः श्वसन के समय, जब हम लोग अंतः श्वसन करते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। और डायफ्राम, ये डायफ्राम है चला, ये डायफ्राम जिसका आकार होता है धनुष के आकार का। किसके आकार का? किसके आकार का? डायफ्राम होता है चला धनुष के आकार का। कैसा होता है डायफ्राम? धनुष के आकार का। देख लो, अब अगर हम चला श्वसन करते हैं तो ये हमारी जो पसलियां हैं फूलती है कि सिकुड़ती है? फूलती है ना। ये जो डायफ्राम है ये ऊपर आता है, जब हम लोग छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है और पसलियां सिकुड़ती है। ये ऊपर है डायफ्राम, यहाँ डायफ्राम होता है, ये ऊपर आता है। छोड़ते हैं तो ये कहाँ जाता है? नीचे। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर बता दो। कहते हैं अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और किधर की ओर? बाहर। अंतः श्वसन ऊपर आता है और किधर जाता है? बाहर। डायफ्राम, और डायफ्राम किधर की ओर? नीचे की ओर जाता है। तो कहता है अगला, कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। हाईलाइट कर लो। अब पत्तियों में श्वसन रंध्र के माध्यम से। अगर कह देगा पत्ती में श्वसन, पत्ती में श्वसन कह देगा तो किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से होता है। तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जिसे श्वास प्रणाली या क्या कहते हैं? वातक। कीटों में श्वसन किससे होता है? श्वास रंध्र से के माध्यम से होता है। तथा गैसों के विनिमय के लिए वायु नलिका को का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। श्वास प्रणाली या क्या कहलाता है? वातक कहलाता है। मछलियों में क्लोम, क्लोम जानते हैं? ये वाला, अरे यही नहीं देखा है रे? मछली का ये गलफरा है, गलफरा को इसे अगर उठाओगे तो यहाँ क्लोम रहता है। इसी को मछली का क्या कहते हैं? क्लोम। तो क्लोम में रक्त वाहिकाएं ज्यादा होती है कि कम? एकदम खून खून टाइप का नहीं रहता है। रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और जो गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। गैस का विनिमय यहीं से होता है। छन्नी भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गिल इसी से सांस लेता है। तो कहते हैं मछलियों में क्लोम में रक्त वाहिनिकाओं की संख्या क्या होती है? अधिक। गैसों का विनिमय, ये गैसों का मनुष्य में गैस का विनिमय, विनिमय मतलब इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन लेगा। कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा का कौन भाग है? एल्वियोली।
एल्वियोली। कौन करता है चला? एल्वियोली। बेटा आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम भाई शैलेंद्र कुमार है। ये बात ही 300 बार लिख दिया, तो अब जान लिया तो हो सकता है नोबेल पुरस्कार मिल जाए इसी से। छोटा पढ़ने पे ध्यान दो ना। मनुष्य में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़ा। फेफड़ा बोले तो क्या है? एल्वियोली। इसमें क्या होता है चला? ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सही है आंसर? हाँ हो गया। रक्त को ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। लिखा? पढ़े? अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद देख लो चला। अवायवीय श्वसन अगर होगा तो अवायवीय श्वसन का उत्पाद हो जाएगा एगो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा हो जाएगा चला लैक्टिक एसिड। कौन एसिड? लैक्टिक अम्ल। और अगर कह देगा वायवीय श्वसन, एकदम क्लियर लिख लो, वायवीय श्वसन होगा तो CO2 प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस जलवाष्प, जलवाष्प प्लस क्या? ऊर्जा। इसीलिए अवायवीय श्वसन के बाद थकान हो जाता है। अगर वायु की कमी हो जाती है तो हम लोगों को क्या हो जाता है? थकान। और थकान हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड की कमी के कारण शरीर में दर्द होने लगता है। उसी को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा साफे नहीं रहेगा, इथाइल अल्कोहल, आंशिक रूप से रहेगा लैक्टिक एसिड, साफे नहीं रहे, साफे उपस्थित बहुत ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। इसको अगर हम 3 भाग में बांटते हैं तो ये नहीं रहेगा, ऑक्सीजन एकदम नहीं रहेगा, इसमें आंशिक रहेगा। अगर बहुत ज्यादा फंसाएगा तो कहेगा ऑक्सीजन एकदम नहीं है, तो कौन बनेगा? इथाइल अल्कोहल। आंशिक रूप से अगर ऑक्सीजन रहेगा, कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प पर क्या? ऊर्जा। इसलिए जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है यानी आंशिक होता है, आंशिक होता है तो लैक्टिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है तो उसी के कारण जोड़ में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। बोलन रे, नहीं समझा? जब हम लोग दौड़ते हैं तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन एब्सेंट होता है कि आंशिक रूप से? आंशिक रूप से ऑक्सीजन की कमी होती है, कम अंश में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आंशिक रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या जमा होगा? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जमा हो जाने लगा तो क्या हो जाने लगा? थकान होगा, दर्द उत्पन्न होगा, मांसपेशियों में दर्द होता है, किसके कारण? लैक्टिक एसिड। थकान किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड का। क्लियर है? ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा तो कुछ देर बाद ऐसे भी चला बेहोश हो जाएगा, मरिए जाएगा। कहता रक्त एक तरल से बना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी? कितना %? 90 से 95%। कितना %? रक्त एक तरल से बना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का काम है चला कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का परिवहन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का परिवहन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का परिवहन, अपशिष्ट का क्या चला? परिवहन। नाइट्रोजनी अपशिष्ट का क्या? परिवहन। ये किसका काम है? प्लाज्मा का। कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट का क्या? परिवहन। हो गया? बताओ रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए पट्टिकाणु या प्लेटलेट का अहम भूमिका होता है। और अगर रक्त का थक्का बनाने के लिए हम लोग और किसका उपयोग करते हैं? विटामिन के। और किसका? तत्व में कहेगा तो किसका? कैल्शियम। एगो तो प्लेटलेट हो गया,
प्लेटलेट। और बताओ फिटकिरी। फिटकिरी का भी उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फिटकिरी का। है ना, सेविंग करने के बाद आफ्टर सेव हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फिटकिरी का। कहीं कहीं से रक्त निकलने लगता है तो हम लोग वहां क्या लगा देते हैं? फिटकिरी। विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट या क्या? फिटकिरी। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? पट्टिकानु। इचला खूब क्वेश्चन तरह मिलता होगा प्लाज्मा और प्लेटलेट का। प्लाज्मा का काम के रक्त में एक तरल पदार्थ है जिसका काम है अपशिष्ट का क्या करना? परिवहन करना। अब प्लेटलेट का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। रक्तचाप, रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, लेकिन यही हृदय की ध्वनि कंपन को नापा जाता है स्टेथोस्कोप से। दोनों अलग अलग है। रक्तचाप नापते हैं हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से, हृदय की धड़कन हम लोग नापते हैं स्टेथोस्कोप से, यहाँ लगाते हैं। आई जो रक्तचाप नापता है ये वाला, ये स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है ये? धमनी से सिरा में रक्त का स्थानांतरण केशिका, कोशिका न, केशिका क्रिया द्वारा होता है, क्योंकि केशिका क्रिया क्या है? केशिका का काम है बिना बाह्य बल के, बिना बाह्य बल के तरल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, एक जगह से दूसरे ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। हो गया। अगला हृदय स्पंदन, हार्टबीट, लयबद्ध संकुचन और क्या है? लयबद्ध विश्रांति। ये चला क्वेश्चन आपको देगा कि हृदय का जो स्पंदन है, हार्टबीट, ये क्या क्या होता है? एक संकुचन और विश्रांति। ये कभी कभी दे देगा अगर कथन निष्कर्ष में, तो ध्यान रखिएगा कि लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध क्या? विश्रांति। यही हृदय का स्पंदन है। मतलब लयबद्ध संकुचन का मतलब हो गया सिकुड़ना, और यहाँ विश्रांति का मतलब होता है फैलना। विश्रांति का मतलब लिख लो, क्या होता है? फैलना। लिख लिए? हृदय के स्पंदन को किससे नापते हैं? स्टेथोस्कोप से। किससे नापते हैं? और मूत्र में कितना परसेंट जल? कितना परसेंट? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया, और 2.5% क्या होता है? अन्य होता है। यानी मैक्सिमम परसेंटेज कितना? 95% क्या होता है? जल। और हम बोले थे तुमको रेगिस्तान में जो मूत्र होता है, रेगिस्तान में मूत्र कैसा होता है? पतला। मात्रा क्या होता है? मात्रा होता है कम। रेगिस्तान का मूत्र होता है पतला, मात्रा होता है कम। सही है ना? ये भी क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा। रेगिस्तान में मूत्र होता है पतला, मात्रा होती है कम। और शुष्क होगा कि उष्ण? शुष्क की उष्ण? उष्ण। अब कहता है पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक या खिंचाव बल के कारण होता है। देख लो, एक मिनट होल्ड डाउन। यहाँ चला क्वेश्चन क्या करता है? हम लोग तो ये जानते हैं कि रंध्र द्वारा वाष्पीकरण होता है। किसके द्वारा वाष्पीकरण? लेकिन आप ये समझिए कि जल जो वाष्प में बदलता है चूसक या खिंचाव बल के कारण। किसके कारण? जल जो वाष्प में बदलता है चूसक या खिंचाव बल के कारण। किसके कारण चला? जल जो जलवाष्प में बदलता है ये चूसक या किस बल के कारण? खिंचाव बल के कारण। मानव शरीर में होंठ, ये देखो यही क्वेश्चन आता है अधिकतर, आईएनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। किस कहां पसीना नहीं बनता है? श्वेत ग्रंथि होंठ में नहीं होता है, वहां इसीलिए पसीना आता है कि नहीं आता है?
पूरे शरीर में एकमात्र जगह है होंठ जहां पर पसीना नहीं आता। और अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में हम लोग जानते हैं किसका उपयोग होता है? तना। तना जानता है? काट कर लगाना। अरे काट कर लगाते गुलाब वगैरह को जो काट के लगाते, लेकिन चला आप ही जानिए तना का भी उपयोग होता है, पत्ती का भी उपयोग होता है। ब्रायोफाइलम जान रहे हैं? ब्रायोफाइलम में हम लोग पत्ती लगाते हैं लड़का, लेकिन इसको याद रख ले है कि भैया इसमें हम लोग मारेंगे तना, जबकि तना और क्या हो जाएगा? पत्ती। कहता है गौर फरमाइएगा कि अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना और किसका? पत्ती। अब पत्ती कहाँ? ब्रायोफाइलम। तो पत्ती कहाँ? ब्रायोफाइलम। कायिक समझते हो? कायिक अंग काट कर लगाना। काट कर जो हम लोग तना को नहीं लगाते ना, आम का, कैरोटन का काट के हम लोग तना लगाते हैं, उसका गन्ना का, ईख का काट के लगाते हैं, वह कायिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं इसको। और ये तना में भी होता है और किसमें होता है? पत्ती में। ये जान लो, तना में खाली नहीं होता, किसमें होता है? पत्ती में भी। अगला, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। सही बात है, पादप का मुख्य जनन अंग क्या है? पुष्प। बोलन रे। अब पत्ती के कक्ष में जो कलिका मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर क्या कहलाता है? कायिक कलिका। पत्ती में जो कलिकाएं निकलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कायिक कलिका। कौन कलिका कहते हैं? कायिक कलिका के नाम से जानते हैं। डेहलिया, डलिया ने, डेहलिया शकरकंद क्या है? जड़ द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। शकरकंद तो करवे करता है, सब जानता है। शकरकंद किससे उत्पादन करता है? जड़ से। लेकिन चला जानिए डहलिया भी किससे जो उत्पादित करता है? जड़ से। डहलिया किससे करता है? शकरकंद मारेगा सब मार देगा, किससे? जड़ से। लेकिन अब जानिए कि डहलिया भी किससे करता है? जड़ से। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मॉस और किसमें? फर्न में जो जनन होता है पुष्प के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी है। एकलिंगी मतलब कोई एक होगा, कोई एक या तो स्त्री केसर या तो पुंकेसर, और द्विलिंगी होगा तो दोनों होगा, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। तो कहता है गुलाब और पिटूनिया क्या है? उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब कॉमन है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बनता है। अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में। अब बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में। अंडाशय किसमें बदलता है? फल में। बीजांड किसमें बदलता है? बीज में। क्लियर है? अंडाशय फल में, बीजांड बीज में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय किसमें? फल में, और बीजांड किसमें? बीज में। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। कहीं कभी कभी कि यहाँ क्या करता है? युग्मनज दे देता है, इसीलिए चला ये लाइन हम दिए हैं। कभी कभी कह देगा निषेचित अंडा क्या कहलाता है? एक ऑप्शन दे देगा युग्मज। देवो सुना गया ड्रीम 11 के ड्रीम सेल में अनेक बीजांड का उत्पादन करता है। जैसे तुम ले लो, इसमें सेब वगैरह में बहुत सारे अनेक बीजांड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं अंडाशय एक से अनेक बीजांड का क्या करता है? उत्पादन। पराग कणों का पराग कोष से वर्तिका एक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन। पराग कणों का, पराग कण जो कीड़ों के द्वारा दिया जाता है, पराग कण का पराग कोष से कहां से चला? ये पराग कोष से कहां तक? वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गैलीलियो। ये चला, गैलीलियो की 3 बातें आपको देखने को मिलेगी। गैलीलियो पहले तो गति का समीकरण यही दिया था, गति का समीकरण किसने दिया? सरल लोलक। सरल लोलक के बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, पहली बार किसने कहा था? पहली बार कहा था गैलीलियो ने। एक और क्या, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। सिंपल पढ़ लो, लड़का खूब पढ़ता है। दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो, दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो। लेकिन अब आप जानिए, गति का नियम दिया था न्यूटन ने, गति का समीकरण दिया था v बराबर u प्लस एटी। वो जो कहते हैं ना, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सरल लोलक, इसका भी आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने।
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, पहली बार किसने कहा था? गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार भी किसने किया था? गैलीलियो ने। अब आपको पूछ देगा कि बताइए सरल लोलक का आविष्कार किसने किया? ये कहीं लिखले नहीं है चला, लेकिन एनसीईआरटी में है, मिस नहीं करना है। किसने किया था? गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिया था? ये जो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव। इस सबको बता, देखो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जरूर याद रखना। ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया, रासायनिक प्रभाव का खोज फेराडे ने किया, चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और एस्टेट ने किया। ये एकदम क्लियरली याद रखना। ऊष्मीय प्रभाव जूल, रासायनिक प्रभाव फेराडे, रासायनिक प्रभाव फेराडे और चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेट। चुंबकीय प्रभाव तो कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का खोज किसने किया? जूल ने। रासायनिक प्रभाव की खोज, आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? एचसी और एस्टेट। किसने किया? बताओ। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, एक चीज का ध्यान रखना चला, यहाँ एक क्वेश्चन लाइन हम इसलिए दिए हैं कि एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हमेशा ध्यान रखना, इसका जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा गड़बड़ करता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार नहीं सकते। एकदम याद रखो चला, वास्तविकता जो होगी उसी को ना पर्दे पर उतारिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार नहीं सकते। और एक चीज और, अनंत पर स्थित, अनंत पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको भी आप पर्दे पर उतार नहीं सकते। अनंत तो चला अनंत पर है तो उसको कैसे पर्दा पर उतारिएगा? उतार पाइएगा? काल्पनिक बनने वाला प्रतिबिंब और अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं। चलिए हो गया। तो बताओ, जितना भी काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? तो बताओ, इसकी कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ? काल्पनिक, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी। काल्पनिक और कैसा? सीधा। और कैसा? वस्तु के बराबर। और कैसा? पार्श्व उल्टा। पार्श्व कैसा चला? उल्टा। तो बताओ, जब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं? ये हमेशा ध्यान रखना। अगर फोकस पर वस्तु रहता था अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? अनंत पर बनेगा तो क्या उस प्रतिबिंब को आप देख पाइएगा? देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। अगर फोकस पर पी के बीच वस्तु रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। क्या आप काल्पनिक प्रतिबिंब को देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, खाली समतल दर्पण नहीं चला, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आप उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहां प्राप्त नहीं कर सकते? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम यहां ऑलरेडी आपको लिखा दिए। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। बोलो हाँ। आई चला, इसके जहां सामान्य विज्ञान में नए है, इसको 5th एडिशन में जोड़ देंगे। बोलो रे, वो लड़का आ जाया, चला हमसे भी स्टाफ से भी लड़ गया, बाहर गया, वो दुकान वाला से भी लड़ गया, अंदर आया तो हमसे भी लगभग लड़िए गया वो। मतलब समझ लो, दुकान वाला से तो स्टाफ से तो ऐसे लड़ा कि लगा कि मार हो जाएगा। हम अंदर में बैठे हुए थे तो हम आवाज सुने तो हम बोले कौन है, भेजो मेरे पास। आया, वो बेचारा बहुत बारीकी, अभी क्लास देख भी रहा होगा वो छोटा।
बहुत बारीकी से वो अध्ययन करता है बेचारा। तो मेरे पास आया, बोलता है एगो बात बताइए सर, आप लोग ठगबे न करते हैं? हाँ। बोले अरे साला कैसे ठग लिए हम? बोला कि बताइए, फोर्थ एडिशन में या थर्ड, आपके फोर्थ एडिशन लाए, ओकरा में 30 पन्ना कम है थर्ड एडिशन से। थर्ड एडिशन में जितना पन्ना है आपका, मान लो एक्स पन्ना है, तब फोर्थ एडिशन में आपका पन्ना 30 पन्ना बढ़ना चाहिए। ये लेकिन एक्स माइनस 30 है आपका, हमको पन्ना नहीं याद है इसलिए एक्स मान लिए हैं। तो बोला 30 पन्ना घटिए गया। आप बोले जोड़े हैं। पूरा लड़ गया। वो फोर्थ एडिशन का बुक ले गया था उस दुकान वाले से, बोला किताब रखिए अपना, हमरा थर्ड एडिशन चाहिए, काहे कि ओकरा में ज्यादा माल है, एकरा में कम है। तो हम तब ओकरा बैठा के हम समझाए कि देखो बाबू ऐसा है कि हम ऐसा फोर्थ एडिशन लाए, इसका ये मतलब था कि इसमें हम जो जरूरी बातें नहीं थी उसको काट दिए। आज जहां जहां लगा कि इस पूरे टॉपिक को 5 पन्ना को एगो टेबल में देके हम समझा सकते हैं, उसको एगो टेबल में कर दिए। जैसे फोर्थ एडिशन लाए, जो जरूरी जो अनइम्पोर्टेंट बातें थी उसको काट दिए। जहां लगा कि बहुत बड़ा मटेरियल है और उसको मात्र एक पन्ना में, 5 पन्ना को एक पन्ना में लाया जा सकता है, टेबल बना करके समझाना भी आसान होगा, उसको हम टेबल बना दिए और 5 पन्ना को हटा दिए। उसके बाद वन लाइनर अलग से जोड़े, तो 50 पन्ना घटा, 20 पन्ना बढ़ा, तो 30 पन्ना घट गया। तो अब जाके कहा तो हमको दिखाइए कहां कहां आप क्या क्या जोड़े हैं। लेकिन मजाक में नहीं लेना, मतलब खूब बढ़िया से प्रणाम भी किया, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब हम पूरा किताब में, चूंकि हमारा चला मेरे किताब का सब बात पता है, हम अपना पूरा किताब में कहाँ कहाँ जोड़े हैं वो सब वगैरह दिखाए, तब वो संतुष्ट हुआ, कहा अब लग रहा है ठीक है। न तो उस आरबीडी से जो किताब आया था वो रख ले था, थर्ड एडिशन ले ले था, अब फोर्थ खरीदने आया था, फिफ्थ एडिशन। अब चला फिफ्थ एडिशन में देखो जरूरी क्या है, ये पॉइंट जरूरी है। वहां फिर फोर्थ एडिशन में मेरे बुक में ही ये पॉइंट नहीं है कि काल्पनिक क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं है, तो हम एगो नोट करके वहां लिख देंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव है। तो हम ये बात लिख देंगे तो बच्चा अपने बुझेगा, वास्तविक होगा इसलिए पर्दा पर उतार सकते हैं, कल्पना है इसलिए पर्दा पर उतार नहीं सकते, अनंत पर इसलिए पर्दा पर उतार नहीं सकते। जैसे ही लिख देंगे तब कहेंगे भैया तब एनसीईआरटी डायरेक्ट एकरा से बन जाएगा, क्योंकि उसी का लाइन यहाँ है, उसी का लाइन हम वहां चाप देंगे। तो बच्चा एनसीईआरटी नहीं हो पढ़ेगा तो पढ़ लेगा तो अगर काम हो जाए। यही फोर्थ और फिफ्थ का मामला होगा। लेकिन फिर जब फिफ्थ लाएंगे फिर को किया गया, साला 6 महीना पर चौथा 5वां कर रहे, इसलिए हम पहले बाबू पढ़ा देते हैं, आप लोगों को फिफ्थ एडिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, सही बात है, लेकिन है ये अनुप्रस्थ, लेकिन है ये अनुप्रस्थ। अगर कह देगा अनुप्रस्थ बोले तो ऐसा। अब देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, चला प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, लेकिन अगर प्रकृति कहेगा तो कैसा, अनुप्रस्थ, टेढ़ा मेढ़ा। ये बात में उतने कॉन्ट्राडिक्शन है जितना हम कल बोले थे तोरा कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव बोले थे। तो वैसे ही प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, लेकिन इसकी प्रकृति होती है टेढ़ी, बोलवे नहीं करेगा। और टेढ़ी प्रकृति को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। वैसे ही प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, लेकिन कैसी होती है, अनुप्रस्थ। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, जिसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ जो किसने खोजा था, रोमर ने। कितना ईस्वी में, 1676 में। कितना ईस्वी में खोजा था, कहता है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अब देखो चला, दर्पण किसको कहते हैं, जिसके पिछवाड़े में पॉलिश किया हुआ, क्या किया हुआ, रे इधर हम पढ़ा रहे हैं तो कहाँ है, दर्पण जो है चला किसको कहते हैं, जिसके पीछे में क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है चला कि लकड़ियों में थोड़ा अपन चेहरा नजर आ जाता है, पॉलिश कर रहता है, तो
ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। कभी कभी टाइल्स में भी तुमको अपना चेहरा नजर आ जाए। तो जितना पॉलिश किया हुआ है सब दर्पण है, दर्पण की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है? तो कहते हैं कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठीय दर्पण के समान व्यवहार करता। आपको कहेगा बताइए, कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार वस्तु दर्पण की तरह व्यवहार करता है, लेंस की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। जब ये पॉलिश हुआ एक साइड से ढक गया, एक साइड से ढक गया, मतलब वो दर्पण है। आर पार दिखाई देगा मतलब वो लेंस है। क्लियर है? तो बताओ, कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार वस्तु पृष्ठीय दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अधिकांश ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग के पर तना की आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वितान या कैनोपी कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति को क्या कहते हैं? वितान या कैनोपी कहते हैं। हाईलाइट कर लो, याद रखना। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। सही की गलत? हम मनुष्य के इकाई क्या है? कोशिका। अरे मनुष्य की इकाई क्या है? कोशिका। लेकिन सभी सजीवों के जीवन की इकाई क्या है? क्या है रे? वन। जितना भी सजीव, अगर वन नहीं रहेंगे तो सजीव का रहना संभव नहीं है। सजीवों के जीवन की इकाई क्या कहलाती है? वन। मनुष्य के शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। मनुष्य के शरीर की इकाई कोशिका। लेकिन सजीवों के जीवन की इकाई क्या है? वन नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं, क्योंकि वन रहेगा तभी वर्षा होगा, और वर्षा होगा तभी जल मिलेगा। बोलो रे। तो कहते हैं वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है? वन द्वारा ध्वनि प्रदूषण होगा? अरे वन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होगा? एकदम नहीं होगा, बहुत कम के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है? आज सबसे कम प्रदूषण, सबसे कम प्रदूषण कौन? कौन रे? अब विशाल ऊर्जा का स्रोत। विशाल ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से। विशाल ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से। सूर्य की ऊर्जा नवनीकरणीय है कि अनवनीकरणीय? नवनीकरणीय ऊर्जा का क्या है स्रोत? विशाल ऊर्जा का स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत, सबसे कम प्रदूषण कौन? कौन रे? सूर्य। बता, विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15, 10 साल, कितना से कितना की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया था। बताओ, एक मनुष्य के लिए मिनिमम कितना लीटर? 50 लीटर। एक मनुष्य के लिए मिनिमम कितना लीटर? 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 2005 से 2015 तक की अवधि को जल दशक के नाम से जाना जाता है। अब बड़े और छोटे पाइप में जल को क्या कहते हैं? सीवर। ये देखो, ये चला जो पाइपलाइन बिछाया हुआ है ना, जिससे पाइप को हम लोग, जिससे पानी को बाहर ले जाते हैं, उसको हम लोग सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन पाइप को? जो पानी का पाइप, जो मोटका मोटका पाइप या पतर का पाइप जो लगा हुआ है ना बाहर में, वो सब कौन पाइप है? सीवर है। क्या है? सीवर कहते हैं उसको। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस इत्यादि कौन प्रदूषण है? आप पृथ्वी पर उपलब्ध पानी मात्र कितना %? 0.006% ही पीने लायक है। कितना %? काय गो जीरो? 2 गो जीरो, 1 गो 6। 2 गो जीरो, 1 गो 6, क्योंकि ऑप्शन में 2 गो जीरो भी देगा, 1 गो जीरो भी देगा, 3 गो जीरो भी देगा। तो काय गो जीरो? 2 गो जीरो, 1 गो 6। एगो चीज और ध्यान रखिएगा चला जी, तब डेटा है चला, सब रट्टा मार है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पत्ती जो है प्रकाश, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1% भाग ही उपयोग करता है। सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में मात्र 1% भाग ही उपयोग किया जाता है। लिख लो कहीं पर। पत्ती प्रकाश संश्लेषण में
सूर्य के प्रकाश का 1% भाग ही प्रयोग करता है। बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 का ही क्वेश्चन है। कै % भाग? 1% भाग। सूर्य के प्रकाश का कितना % भाग? 1% भाग ही प्रयोग किया जाता है। और पीने लायक जल कितना है चला? 0.06%। अब बताओ पृथ्वी पर आर्गन का परसेंटेज कितना है? 0.093%। ले लो, आर्गन का परसेंटेज जो है ये सब चला एकदम रट्टा मार है। हम वो अगर याद नहीं करेंगे तो हम वो भूल जाएंगे। 0.093%। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की मात्रा 0.006%। काय को जीरो? दो को जाना तो एक को जीरो, दो को जीरो, तीन को जीरो, चार को जीरो करके दे देगा। दो को जीरो, एक को 6। आपत्ति प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कितना % भाग? 1% भाग है। एक है चला लिंडमान का नियम। किसका नियम? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो हम लोग कहते हैं ना चला उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता और कौन रे? तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10% ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? 10% ऊर्जा घटेगा। ये नियम दिया था लिंडमान। एक मिनट, 10% ऊर्जा प्रयोग में लाएगा। इट्स करेक्ट, प्रयोग में लाएगा। प्रयोग में लाएगा, घटेगा कितना %? 10%। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान। किसका नियम है ये? लिंडमान। और सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी मिलेगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? उत्पादक का। उत्पादक मतलब हो गया घास न चला, प्लांट कह सकते हैं। कभी कोई उत्पादक के जगह पर पौधा भी दे देगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? उत्पादक का। नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का क्या करता है? प्रयोग। यह नियम किसने दिया था? लिंडमान। एनसीईआरटी का सवाल है। दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन किसने दिया था? यह भी क्वेश्चन है। कितना % ऊर्जा प्रयोग करते हैं? यह भी क्वेश्चन है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? यह भी क्वेश्चन। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? उत्पादक यानी प्लांट। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? उत्पादक। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान। नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। लिख लिए? लिखे? अब बताओ पृथ्वी पर जल का उपलब्ध पानी की मात्रा कितना %? बताओ चला, हम लोग जो पीते हैं कौन सा जल पीते हैं? कठोर जल की मृदु जल? हाँ, जल दो प्रकार का। एक होता है कठोर जल, एक होता है चला, एक होता है कठोर जल, एक होता है कौन जल? मृदु जल। कठोर जल पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं पीते। कपड़ों साफ नहीं करते। कपड़ा साफ नहीं करते। कपड़ा साफ नहीं करते। इसमें आओगे मृदु जल, ये पीते। कपड़ा साफ करते। किसमें? मृदु जल। मृदु जल का हम लोग उपयोग करते हैं, कठोर जल का हम लोग उपयोग नहीं करते। कठोर जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है। एक अस्थायी कठोरता है, एगो अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। हाँ क्या? अरे उपयोग हम लोग इतने करते हैं, उपलब्ध तो है ये। हो गया? अरे हुआ? परसेंटेज चला कहीं पर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा दे देता है। जैसे तुम लोग टंगस्टन का गलनांक कहीं कहीं देगा 3380 डिग्री से, कहीं कहीं देगा तुमको 3700 डिग्री से।
अलग अलग टंगस्टन का गलनांक अलग रहता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन कितना लीटर 50 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। भूजल भिन्न भिन्न स्तर को क्या कहते हैं? जल तालिका। देख लो, ऊपर वाला स्तर, उससे नीचे वाला स्तर, उससे नीचे वाला स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? जल तालिका। क्या कहते हैं? भूजल के अलग अलग स्तर को क्या कहते हैं? जल तालिका कहते